और देखिए जो बड़ी खबर इस वक्त है वो है अहमदाबाद की साबरमती जेल में हत्याकांड से जुड़ी हुई कैदी ने ही कैदी को मौत के घाट उतार दिया। तो मामला अहमदाबाद का साबरमती जेल का, जहां पर हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले कैदी ने ही कैदी को उतारा मौत के घाट। अहमदाबाद की जेल में, साबरमती जेल में हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम, कैदी ने ही कैदी को उतारा मौत के घाट। बड़ी खबर है इस वक्त की, साबरमती जेल से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में हत्याकांड हुआ है और कैदी ने ही कैदी को मौत के घाट उतारा है। दरअसल ये जानकारी है, हत्यारा कैदी आर्मी में था जब वहां एक हत्या के लिए उसको आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। वहीं मृतक कैदी एक हत्या के केस में 5 साल से जेल में सजा काट रहा था। कहा जा रहा है कि दूसरे कैदी ने ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच तेज हो गई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हत्यारे कैदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा। कल गाजीपुर और काशी में करेंगे जनसभा। 26 मई को मिर्जापुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। मऊ, गोरखपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, क्योंकि अब 7वें चरण पर पूरा फोकस हो चुका है। शिफ्ट कल होनी है 6ठे चरण की वोटिंग। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन अब पूरा फोकस पहुंच चुका है 7वें चरण पर। 1 जून को जहां वोटिंग होनी है, प्रधानमंत्री मोदी का खुद संसदीय क्षेत्र काशी, वहां पर भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। गाजीपुर में भी संबोधित करेंगे। 26 मई को मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार और झारखंड में करने वाले, पंजाब में करने वाले हैं रैली, वहां पर सभा को करने वाले हैं संबोधित। और कल भी प्रधानमंत्री मोदी की कई जनसभाएं होंगी। गाजीपुर, काशी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 26 मई को मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। मऊ और गोरखपुर भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वहां पर भी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी प्रचार प्रसार में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जुटे हुए हैं। 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 6ठे चरण की वोटिंग कल यानी कि 25 मई को होनी है और इसके बाद 7वें चरण की वोटिंग होगी 1 जून को और 4 जून को आएंगे नतीजे। हालांकि 6ठे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का शोर कल शाम थम चुका है और अब फोकस है 7वें चरण पर। 7वें चरण पर जिन जिन सीटों पर वोटिंग है उन पर इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है। मऊ, गोरखपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। गाजीपुर और काशी भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो गाजीपुर और काशी में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे आखिरी चरण के लिए, क्योंकि 1 जून को होना है यहां पर मतदान। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तर प्रदेश दौरा है। दोपहर 1 बजे कुशीनगर में जनसभा जेपी नड्डा करेंगे। दोपहर 3 बजे बलिया में जेपी नड्डा की सभा होगी। उसके बाद शाम 5:05 पर सोनभद्र में भी जनसभा जेपी नड्डा करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। जनता को साधने की पूरी कोशिश होगी। आप देखिए, क्योंकि कल 25 तारीख है और ऐसे में कल 6वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। इसके बाद 1 जून को आखिरी चरण है, यानी कि 7वें चरण में मतदान होना है। और अब आखिरी चरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज पूरी की पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 1 बजे कुशीनगर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे बलिया में भी जेपी नड्डा की सभा होनी है। इसके बाद शाम 5:05 पर सोनभद्र में वो जनसभा करेंगे। यानी कि लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है और पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। एक तरफ लगातार गर्मी बढ़ रही है, पारा हाई है, और दूसरी तरफ तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर इंडिया अलायंस के, पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है। 7वें चरण के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों का दौरा करने वाले हैं, जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर शामिल हैं, जहां पर चुनाव प्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे जाएंगे। सुबह 11:35 पर महाराजगंज के फेरेंदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:50 पर साखोपार, कुशीनगर में जनसभा का कार्यक्रम है। दोपहर 1:50 पर देवरिया के गढ़रामपुर में जनसभा संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं दोपहर 3 बजे देवरिया के बरहज में जनसभा को संबोधित योगी आदित्यनाथ करेंगे। 4:15 बजे यानी कि 4:15 पर गोरखपुर में मौजूद रहेंगे, जहां पर पिपराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जाएगा। तो जहां कल 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और जहां 6ठे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है, वहीं 7वें चरण के ऊपर लगातार फोकस तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो है वो लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं।
और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड के देवघर में अलायंस की रैली। और देखिए ऐसी रैली को लेकर तैयारी की गई है। इसमें खड़गे, तेजस्वी यादव, सीएम चंपई सोरेन शामिल होने वाले हैं। कल्पना सोरेन भी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो खड़गे, तेजस्वी यादव, सीएम चंपई सोरेन, ये सब लोग, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी मौजूद रहने वाली हैं, संबोधित करेंगी। इंडिया अलायंस की आज रैली होने जा रही है। इंडिया गठबंधन के दिग्गज होंगे रैली में शामिल। तो देखिए छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और अब 7वें चरण की बारी है। 7वें चरण के लिए इंडिया अलायंस इस वक्त दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, एकता दिखाने की कोशिश में। और इस बीच झारखंड के देवघर में इंडिया अलायंस की आज होगी रैली। खड़गे, तेजस्वी यादव, सीएम चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज देवघर में इंडिया अलायंस की रैली होने जा रही है। झारखंड के देवघर में इंडिया अलायंस की आज रैली होने जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त, जिसमें अब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो शामिल होंगे। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी आज इसमें संबोधित करेंगी। इसके अलावा मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आएंगे मंच से। तो सीधे तौर पर एकता दिखाने की कोशिश है, लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है। लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जारी है और इस बीच देवघर में आज इंडिया अलायंस की रैली होने जा रही है। खड़गे, तेजस्वी यादव, सीएम चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, ये सब लोग आज मंच पर बोलते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर झारखंड के आवाम के साथ साथ जो भी छठे और 7वें चरण की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बचती हैं उन पर इसका असर होगा, ऐसी अपेक्षा ज़रूर है। क्योंकि देखिए छठे चरण की बात करते हैं, दिल्ली की 7, यूपी की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होगा। और उसके बाद आखिरी चरण का जो मतदान होगा वो 1 तारीख को होगा। लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो रही बड़ी खबरें। अब बारी है न्यूज़पेपर्स की, जरा पन्ने पलटाएंगे तो बड़ी खबर इसमें है पुणे पोस्ट केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जो आरोपी है उनके दादा का अब नया दावा सामने आया है कि कार फैमिली ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने विशाल अग्रवाल का फोन जब्त कर लिया है। पुणे पोस्ट केस में आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने यह दावा किया है कि घटना के वक्त उनका फैमिली ड्राइवर उनकी कार चला रहा था। नाबालिग के दोस्तों ने भी ड्राइवर की बात कही है। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने पहले अपने बयान में गाड़ी चलाने की बात भी स्वीकारी थी। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार तेज हो रही है। तमाम तरीके के खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। इसी बीच जानकारी ये भी मिली थी, पुलिस ने ये बताया था कि आरोपी नाबालिग ने हादसे से पहले कई पब में पार्टी की थी। हादसे से पहले उसने 2 पब में जाकर मात्र 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च भी कर दिए थे। लेकिन अब दादा ये दावा कर रहे हैं कि गाड़ी उनका पोता नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। ये इसमें जानकारी सामने आई है। ये पूरा मामला है पुणे में सड़क हादसे से जुड़ा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। वो दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और 17 साल का ये शख्स है जो नाबालिग है, वो 17 साल का बताया जा रहा है, जो कि नशे में पूरे तरीके से धुत था। और इसके बाद जब मामला आगे बढ़ा, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। परिवार से भी इसमें बातचीत की गई। अब लेकिन दादा का इसमें एक नया बयान सामने आया, इस लिहाज से पुलिस अब जांच करेगी, पूछताछ करेगी, पड़ताल करेगी। और पलक ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खासतौर पर फोकस जो किया जा रहा है वो इस बात पे कि एक अमीरजादा जो कि एक अमीर बाप की औलाद थी, उसने 2 नॉर्मल जो घर के लोग थे, दोनों भाई बहन हैं जिनकी मौत हुई है। दोनों भाई बहन थे और 24 साल के आसपास उनकी उम्र थी। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इंजीनियरिंग करके यहाँ पर नौकरी उनकी लगी थी और उनके परिवार वालों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। और उस बीच जो तमाम बातें हैं वो कही जा रही हैं परिवार वालों के द्वारा। बिल्कुल साक्षी, और देखिए किस तरीके से जब ये पूरा मामला सामने आया तो ये पहले जानकारी मिली कि नाबालिग खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और इससे पहले जैसे कि पलक ने कहा कि वो 2 पब में बकायदा गया, वहां पर 90 मदिरा पान की भी जानकारी हाँ, मिली थी। और अपने पापा के जो कार्ड दिया गया था उनके थ्रू उससे पेमेंट भी की है। इसीलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि नशे की हालत में वो था। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए इस वक्त दैनिक भास्कर मेरे पास है और आपको याद होगा कि नाबालिग को एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया था और साथ ही साथ ये कहा गया था कि ट्रैफिक पुलिस के साथ आप 15 दिन काम कीजिए। कुछ ऐसी छोटी मोटी सजा, शर्तें, सजा भी ये नहीं है, शर्तें रखी गई थी, जिसके बाद राहत दे दी गई थी नाबालिग को। अब एक बहस छिड़ गई क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़े किए कि अगर कोई इस तरीके से अपराध करता है, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ दैनिक भास्कर में हेडलाइन है, अपराध गंभीर तो उम्र पैमाना क्यों। पूर्व जज बोले कि ये कानून बदलना चाहिए। और इसमें कई एग्जाम्पल भी जज की तरफ से दिए गए। कहा कि अगर हमने देखा है कि कई बार रेप या फिर जो जघन्य अपराध होते हैं नाबालिग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि निर्भया केस में भी सबसे ज्यादा जो जघन्य अपराध किया गया एक नाबालिग के जरिए ही किया गया। बाकी जो 4 लोग थे आरोपी थे उनको तो फांसी हो गई थी दोषियों को, लेकिन जो नाबालिग था उसको बाद में राहत मिल गई थी, वो बाहर भी आ गया, एक सिलाई मशीन उसको दी गई, साथ ही साथ 10,000 रुपए भी वो जब सजा काट के बाहर आए तो तब
उसके बाद तमाम सवाल हुए और इसी को लेकर देखिए जब कोर्ट की तरफ से टिप्पणी इसमें की जा रही थी तो ये कहा गया कि ये जो कानून है, क्योंकि भारत का भी कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ चलता है और ऐसे में उसी हिसाब से कानून बनाने होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 253 में इसका उल्लेख भी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कॉन्सेप्ट भी अंतर्राष्ट्रीय कानून से आया और जब यह एक्ट बना यानी कि 1860 में तब नाबालिग की उम्र 10 मानी जाती थी, यानी कि 10 साल उसकी उम्र मानी जाती थी और अब ये 18 साल है। और इसके बाद फिर निर्भया केस के बाद उसको रिव्यू किया गया, 16 साल इसको किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि अब इसमें फिर से बदलाव की जरूरत है। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सबकी नजरें बनी हुई हैं, अलग अलग स्टेटमेंट इसमें सामने आ रहे हैं। भारत 24 आपको और फिलहाल आरोपी को जुवेनाइल हाउस में भेज दिया गया। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से विरोध हुआ उसके बाद उसको भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। ठाणे से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा है, 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 60 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। धमाकों की गूंज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के कई घरों को नुकसान भी हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन उनके शव इतने जल गए कि उनका पता लगाना मुश्किल हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा भयंकर था, इतना ज्यादा भयावह था कि जो शव है उनको भी पहचाना नहीं जा पा रहा है। इतनी ज्यादा मुश्किल इसमें हो रही है। तो देखिए दुखद खबर ठाणे से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया और जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितने बड़े स्तर पर हुआ। हालांकि तस्वीरों में आप दमकल कर्मियों को आग बुझाने का प्रयास करते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन 8 लोगों की दुखद मौत इस पूरे हादसे में घटनाक्रम में हो चुकी है। 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। धमाके की गूंज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जो कंपन थी वो भी लोगों को महसूस हुई। आसपास के कई घरों को नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो हादसा बहुत बड़ा। इस बीच आगे बढ़ते हैं खबरों में, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई एक खबर। लोकसभा चुनाव 2024 इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बूथ वाइज डेटा जारी किया तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इस बीच अराजकता भी फैलेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी कि 23 मई को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि लोकसभा चुनाव की वोटिंग का बूथ वाइज डेटा जारी किया गया तो स्थिति बिगड़ जाएगी और इससे अराजकता भी बढ़ेगी। आयोग ने यह तर्क देते हुए एनजीओ की मांग का यहां पर विरोध कर दिया। पूजा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के दफ्तर पर कार्रवाई। प्रशासन ने इमरान खान के दफ्तर का एक हिस्सा तोड़ दिया है। बुलडोजर से पीटीआई के दफ्तर का अवैध हिस्सा गिराया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त है इमरान खान को लेकर। ये बड़ी जानकारी देखिए, खबर ये है कि उनका जो अपना दफ्तर था उसको गिराया गया है, उस पर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है और इसी के तहत में जो उसका एक हिस्सा है उस ढांचे का, उसके एक हिस्से को गिराया गया है। देखिए, इमरान की मुश्किलें वैसे भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई मामलों में आरोपी हैं, कई में दोषी साबित हो चुके हैं और अब पाकिस्तान में इमरान खान के दफ्तर पर भी हो रही है कार्रवाई और कार्रवाई भी बुलडोजर वाली। पाकिस्तान ने इमरान के जो दफ्तर है वहाँ पर कार्रवाई करते हुए उसका एक हिस्सा जो है वो ढहा दिया। पाकिस्तान में इमरान खान के दफ्तर में कार्रवाई करते हुए उसका एक हिस्सा ढहा दिया गया है। अब इसका क्या कुछ आधार है, इसको लेकर भी देखिए अब कई अभी तक बातें निकल कर सामने, लेकिन बड़ी बात यह कि जो इमरान के समर्थक हैं वो इसको लेकर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा इमरान को लेकर सड़कों पे किस तरीके से पूरी की पूरी पाकिस्तान में आवाम सड़कों पर आ गई थी और जो इमरान समर्थक हैं उसके बाद किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में उत्पात मचा था, वो तस्वीरें भी देखी गई। हालांकि अब पाकिस्तान में इमरान के दफ्तर में कार्रवाई हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। इमरान के दफ्तर में कार्रवाई की जानकारी। आगे बढ़ते हैं पहले और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस बीच और बड़ी खबर आपको अब बताएंगे। और देखिए तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल ये बड़ी कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान में इमरान खान के दफ्तर में कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने इमरान खान के दफ्तर का एक हिस्सा तोड़ दिया है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का जिक्र यहां पर करेंगे। 2 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शाहरुख खान पत्नी गौरी और बच्चों के साथ चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचे। आईपीएल मैच के बाद तबीयत बिगड़ी थी और लू लगने की खबर सामने आई थी। 21 मई को हुए आईपीएल मैच के बाद तबीयत बिगड़ने पर शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती कराया था। करीब 2 दिन तक इलाज उनका चला और अब उनको फाइनली छुट्टी मिल गई है। डिस्चार्ज वो हो गए हैं। डिस्चार्ज होने के बाद शाहरुख खान चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचे। तो ये जानकारी मिली थी और ये जानकारी आई थी कि सामने की जब अस्पताल में वो पहुंचे, माफ कीजिएगा, मैच देखने की जब वो पहुंचे हुए थे तो डिहाइड्रेशन उनको हो गया था, लू लग गई थी। उसकी शिकायत के बाद भर्ती उनको कराया गया और इसके बाद अब डिस्चार्ज वो हो गए। उनके फैंस उनकी एक झलक देखना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब जानकारी मिली है कि अपने परिवार के साथ वो वापस मुंबई लौट गए।
तो अपने परिवार के साथ शाहरुख खान वापस मुंबई लौटे हैं। 2 दिन बाद अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया गया है। चार्टर्ड प्लेन से वो मुंबई लौटे हैं। आईपीएल मैच के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। बात करेंगे लगातार बढ़ते तापमान की, किस तरीके से लगातार इसमें इजाफा हो रहा है और इसी वजह से देखिए उनको भी डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई। शाहरुख खान को हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और गर्मी की वजह से हर कोई फिलहाल परेशान नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल मैच था और अपनी जो केकेआर और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच में मुकाबला था, वहां पर उस मैच में अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे थे और उसके बाद में फैंस के साथ में मिलते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनके फैंस को बड़ा झटका लगा और अब एक अच्छी खबर ये है कि उनकी तबीयत ठीक है। बिल्कुल। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो देखिए 48 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर हो चुका है। और इस बढ़ते तापमान की वजह से, क्योंकि गर्मी इतनी है, इसको झेला नहीं जा रहा, 8 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि अहमदाबाद, गांधीनगर में 2 दिन का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। केरल में भारी बारिशों से 4 लोगों की मौत हुई है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी हो रही है। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। और अगर कल की बात करें, बीते कल की, तो देश में सबसे गर्म शहर राजस्थान का बाड़मेर शहर रहा है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। प्रदेश में हीट वेव से 8 लोगों की मौत हो गई। जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो लगातार अभी ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ और दिन भीषण गर्मी रहेगी, लू चलती रहेगी, जिससे जो लोग हैं उन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही घरों से बाहर निकलिए, लिक्विड लीजिए, पानी पीजिए, अपनी सेहत का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये बढ़ती गर्मी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। और प्रीति, दैनिक जागरण में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। हेडलाइन है, ऑरेंज अलर्ट के बीच में कल 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान दिल्ली करने वाली है। और हमने इसी बुलेटिन के माध्यम से जानकारी भी दी थी कि किस तरीके से एक अलग से बजट अलॉट किया गया है कि तमाम जो पोलिंग बूथ है, खासतौर पर दिल्ली पे, वहां पर जो वाटर कूलर्स हैं उसका इंतजामात हो और साथ साथ में ओआरएस वाटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसिलिटीज दी गई। यहाँ पर बताया गया कि 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी महसूस हुई 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी गर्मी। और इस बीच नजफगढ़ में सबसे ज्यादा गर्म इलाका दिल्ली का रहा। अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस कल दर्ज किया गया। इस सबके बीच में लोकसभा चुनाव क्योंकि चल रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर यह भी है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया जाए वोटिंग के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जाहिर तौर पर लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और उसी को लेकर कई दफ़ा अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों से भी बार बार अपील की जा रही है कि वो लोग लगातार खुद को हाइड्रेट करें। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली मेट्रो का फैसला है। दिल्ली में कल सुबह 4 बजे से मेट्रो शुरू हो जाएगी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। देखिए दिल्ली में कल वोटिंग होने जा रही है। कल छोटे चरण का मतदान है और ऐसे में दिल्ली में भी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली मेट्रो की ओर से लिया गया फैसला। सुबह के 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग और ऐसे में दिल्ली मेट्रो में सुबह 4 बजे से ही आपको सफर का मौका मिलेगा। चुनाव के मद्देनजर मतदान की प्रक्रिया और स्मूथ हो, लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, इसलिए सुबह 4 बजे से ही आप जो मेट्रो है उसका परिचालन हो जाएगा शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली मेट्रो का ये फैसला है। सुबह के 4 बजे से ही आप लोगों को मेट्रो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आम जन के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। जो लोग जाहिर तौर पर अपना वोट करने के लिए पहुंचेंगे उनके लिए सहूलियत होगी। मेट्रो से ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये सहूलियत आपको सुबह 4 बजे से मिलेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मेट्रो सेवा को लेकर यह फैसला लिया गया है। कल सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग और ऐसे में दिल्ली में खासतौर पर मेट्रो सुबह 4 बजे से ही चलनी शुरू हो जाएगी। कल सुबह के 4 बजे से मेट्रो की सेवा का परिचालन होगा। ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली में कल 7 की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से ही चलनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। देखिए छठे चरण का मतदान अब है और उसके बाद आखिरी चरण 7वां चरण रह जाएगा। छठे चरण में लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी लें, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत तेजी से पारा चढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए सहूलियत के लिए जो मेट्रो है उसको सुबह 4 बजे से ही शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में कल सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी और लोग आराम से, जो लोग अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, दिल्ली के किसी कोने में रहते हैं, वो लोग बहुत ही इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। सुबह के 4 बजे से ही मेट्रो मिलनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी और ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला।
देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो लोकसभा चुनाव मतदान जो है वो 25 तारीख को हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों तक जाएंगे। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों के लिए चुनाव जो ड्यूटी है उस पर तैनात कर्मचारी मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे में इन सभी लोगों को परेशानी ना हो, दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए शनिवार को ये एक ज़रूरी जानकारी दी। शनिवार को लेकर जरूरी जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइंस पर सुबह के 4 बजे से शुरू हो जाएंगी और उस दौरान सुबह से मेट्रो ट्रेन हर आधे घंटे के अंतराल पर मिलेगी। रोजाना के शेड्यूल के मुताबिक सुबह 6 बजे के बाद सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं नॉर्मल हो जाएंगी और बस कुछ मिनट की फ्रीक्वेंसी में ट्रेन मिलती रहेंगी। तो देखिए, 6 बजे तक आधे घंटे की दूरी पर जो ट्रेन है वो अवेलेबल रहेंगी, लेकिन इसके अलावा 6 बजे से जो संचालन होगा वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो वही जो 5 मिनट में या 10 मिनट में जो ट्रेन आती है नॉर्मल टाइम में, फिर वैसा स्मूथ प्रोसेस चलेगा। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में बम ब्लास्ट की धमकी, बम स्क्वाड की टीम को एक्टिव किया गया। 22 दिन में ऐसी ये छठी घटना है। आपको याद होगा, सबसे पहले दिल्ली के स्कूलों को, इसके बाद अस्पतालों को, उसके बाद एयरपोर्ट को, गृह मंत्रालय को भी ऐसी धमकी मिल चुकी है और अब इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज को बम उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक डीयू के लेडी श्रीराम कॉलेज को बम उड़ाने की धमकी को लेकर कॉल आए। इसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियों को मौजूद किया गया। आपको बता दें, जानकारी ये मिली है कि एक कॉल आया, उसके बाद 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। बाद में दूसरे कॉलेज के अधिकारियों को भी फोन लगाया गया और हालांकि जांच ली गई, तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी इस तरीके की संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। किन किन कॉलेज को धमकी मिली है जल्दी से आप वो जान लीजिए। हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, लेडी इरविन, इसके अलावा किरोड़ीमल, भास्कराचार्य कॉलेज। तो तमाम ये डीयू के कॉलेजेस हैं, इनको धमकी मिली है। डीयू के कॉलेज के अलावा दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसको भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके अलावा कई और अन्य राज्य के कॉलेज हैं, उनमें भी ये धमकी मिली। आपको याद होगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस तरीके की धमकी कुछ दिनों पहले मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात होगी अब कोर्ट केसेस की। 48 घंटे के भीतर वोट प्रतिशत एक तरफ जहां सार्वजनिक किए जाने की मांग जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामला आरोपी विभव कुमार की 30 जारी कोर्ट में पेशी होगी। फिर मालीवाल केस में आरोपी विभव की 30 जारी कोर्ट में पेशी होगी। साथ ही साथ 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में जो आगजनी का मामला था, कासिम अब्दुल सत्तार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान के टोंक जिले की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के टोंक जिले में बीसलपुर बांध में बजरी खनन पर रोक का मामला, एनजीटी के रोक के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेंकटेश्वर जो ब्रांच है वो सुनवाई करेगी। तो इसके अलावा आप बात करें, देखिए, गोधरा ट्रेन अग्निकांड के अलावा अगर बात करते हैं तो टोंक मामला जो है बजरी खनन पर रोक का, उस पर भी सुनवाई होगी। इस तरीके से ये वो मामले हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। टोंक का बजरी खनन जिस पर रोक का मामला है और सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशनल बेंच है वो इस पर फैसला लेगी। एनजीटी के रोक के आदेश के खिलाफ में याचिका दायर हुई थी और इसी को लेकर मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वैकेशनल बेंच इस पर फैसला करेगी। फिर इसके अलावा अगर और मामलों की बात करते हैं तो भरतपुर का मामला, भरतपुर पूर्व राज परिवार विवाद, एसडीएम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। और दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला जिसमें के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी गौतम मल्होत्रा की विदेश जाने की मांग है और इसी मांग को लेकर भी अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मामला भी है, दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। और पीएम मोदी के खिलाफ जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ याचिका, जिस याचिका पर 30 जारी कोर्ट में सुनवाई होगी आज। फिर एक मामला है लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी। धीरज बधावन की जमानत याचिका पर मामले में सुनवाई होगी, राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। डीएचएफएल कंपनी के प्रमोटर हैं धीरज बधावन। तो इन मामलों पर आज कोर्ट केस में अगर बात करें तो सुनवाई होने जा रही है, जिनका जिक्र भी अभी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कुछ मामलों पर दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। अलग अलग मामले जिस कोर्ट में लगे हैं उन मामलों को लेकर आज वहां पर सुनवाई होने जा रही है।